हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में 10 मई का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में पहला आर्टिकल आपका क्या है, नाउ अ मोबाइल ऐप प्रेडिक्ट्स कोविड-19 इंसिडेंस डेज इन एडवांस। तो ये क्या है, जैसे हम जानते हैं कोविड-19 जब होता है तो उस पर कई सिम्टम्स आते हैं। जैसा सिम्टम्स कौन कौन से हैं आपके, हम जान लेते हैं। जैसा आपका बदन टूटना, खांसी आना, डायरिया का होना मतलब लॉस ऑफ वाटर बॉडी से, फीवर आना, और क्या है, लॉस ऑफ स्मेल, आपके सूंघने की जो होती प्रवृत्ति वो जो है ख़त्म हो जाती है, और सांस लेने में दिक्कतें, ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इन्हीं को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन यूके गवर्नमेंट ने 24 मार्च को बनाया था, जो बहुत ही कारगर है। इससे क्या होगा, इससे किसी भी गवर्नमेंट को पेशेंट्स को ट्रैक करने में रियल टाइम बेसिस पे, मतलब कि जब भी ये डिजीज़ मतलब हो रहा है उसी समय जो है ट्रैक करने में, सर्विलांस करने में जो है आसानी मिलेगी, और डिजीज़ को कर्व करने में भी आसानी मिलेगी। तो ऐसा ये ऐप क्यों कारगर है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए गए हैं। तो ये ऐप इसलिए कारगर है क्योंकि हमने देखा है जो सिम्टम्स हैं वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है, वो एज टू एज भी जो है डिफ़र कर रहे हैं। किसी को जो है, मान लीजिए किसी को पहले ही कोई डिजीज़ है तो उनमें अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, और उनमें अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है सिम्टम्स को ट्रैक करके जो है, और गवर्नमेंट को मतलब क्या बोलते हैं, एक डायरेक्शन जारी करेगा, और ताकि जो भी वो हैं पेशेंट उनको आइसोलेट या क्वारंटाइन कर दिया जाए, जो जैसा भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हो। तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स इसी के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका यूजिंग NFHS फॉर पॉपुलेशन सर्विलांस फॉर कोरोना वायरस। ये क्या है, ये इसमें जो है ये सुझाव देते हैं कि कोरोना वायरस को जो भी केसेस हैं जो कोविड-19 के, उनको जो है उनके एक सर्विलांस करने के लिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है या फिर उसकी जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो है इस डिजीज़ को कंटेन करने में सहायक हो। तो हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये आपका जो है 1992-1993 से जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है। अब तक इसके 5 राउंड जो है सरकार ने कंडक्ट कर लिए हैं। अभी रिसेंटली आपका 2018-19 में जो है ये कंडक्ट किया गया था, और ये कंडक्ट किसके अंदर किया जाता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत किया जाता है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट करते हैं, तो मेनली जैसा कि बना रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ, फैमिली हेल्थ में जो भी चीज़ें होती हैं वो आप देख लीजिए। फर्टिलिटी मतलब उसकी क्या बोलते हैं, मीन जो फर्टिलिटी कितनी होती है किसी मैन या वुमेन की। दूसरा क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब कि माँ और बच्चे की जो हेल्थ है उसको, उनके जो डेटा होते हैं उनको लेता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है मेंस एंड वुमेन्स की। फोर्थ क्या है, न्यूट्रिशन, मतलब पोषण कैसे, जो पोषक तत्व हैं वो प्रॉपर लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे हैं। पांचवा क्या है, एनीमिया। एनीमिया क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है, बॉडी में जो होता है, वुमेन्स का मेनली ज़्यादा होता है, तो फिर ये जो है आपका एनीमिया। 6 क्या होगा आपका, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कितनी मृत्यु हुई हैं इन्फेंट्स की और चाइल्ड्स की जो है किसी भी फैमिली में, तो वो हो गया। और फैमिली प्लानिंग जो है ये इतनी चीज़ों को जो है क्या बोलते हैं, इसके डेटा को ये कलेक्ट करता है। तो ऐसा इसमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आपका HIV मीन्स को जब हुआ था, उसका प्रेवलेंस हुआ था, अभी भी है, लेकिन जब उसका शुरुआत हुई थी तो इसका NFHS डेटा का जो है यूज़ करके ये करेक्ट कितने केसेस, नंबर ऑफ केसेस हैं उसको ट्रैक करने में आसानी मिली थी। तो अगर इसको यूज़ किया जाएगा तो इससे भी जो प्रेवलेंस मतलब कितना केसेस आए हुए हैं तो उसकी एक एग्जैक्ट डेटा हमारे पास होगा, और उसको सर्विलांस को ट्रैक करने में और उसको कंटेन करने में आसानी मिलेगी गवर्नमेंट को। तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में था। नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस हैबिटेट स्ट्रेचेस ओवर अनप्रोटेक्टेड एरियाज। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका जो टर्टल्स होते हैं, कछुए होते हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। तो एक कछुए की प्रजाति है द साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस, और इसका दूसरा नाम भी है आपका एलोंगेटेड टॉर्टोइस। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले तो ये हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका मेनली ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है, और जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी जो है ये पाया जाता है। और क्या है अभी, और इसको जो है इसको हंट भी किया जाता है, इसका जो है लोग यूज़ भी करते हैं, काफ़ी तस्करी भी होती है। क्या क्या इसके पर्पज़ है, जैसे लोकल यूज़ हो गया आपका, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, मास्क वगैरह के लिए होता है इसको यूज़, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल मनाते हैं जहाँ मास्क वास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ भी इनका यूज़ होता है। और इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए भी इसका बहुत ही क्या बोलते हैं बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो अभी क्या है, अभी इसको जो है IUCN, जो हमारा IUCN है, तो उन्होंने जो है क्या बोलते हैं इसको
क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में जो है डाल दिया है। तो हम जान लेते हैं पहले तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है क्या और ये किस में आता है। तो इसके लिए आपको एक फिगर मैं दिखाता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको क्लियरेंस मिलेगा। तो ये IUCN जो है एक रेड लिस्ट कैटेगरी शो करता है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और जिसमें ये शो करती हैं कि कोई भी पार्टिकुलर स्पीसीज़ है तो वो कितना उसकी जो मात्रा है और वो कितना खतरे में है, तो वो ये शो करता है आपका रेड लिस्ट जो है। तो उसमें पहला आपका क्या है, लीस्ट कंसर्न, एक और इसमें है उसमें मेंशन नहीं है, डेटा डिफिशिएंट, ये आपका नीचे दिया गया है। तो ये डेटा डिफिशिएंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये है नॉट थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और क्या है फिर आपका एक्सटेंड इन वाइल्ड और एक्सटेंड। तो ये आपका लेवल है कि मतलब जो आपका लीस्ट कंसर्न है वो मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा है और उसको जो प्रोटेक्ट करने के जो मेजर्स हैं वो कम लेने चाहिए, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है उसकी, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में है। आपका जो नियर थ्रेटेड मतलब कि धीरे धीरे ऐसे आपका जो आपकी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है और जो डिग्री ऑफ नंबर है स्पीसीज़ का वो वैरी करता रहता है। तो एक्सटेंट है मतलब वो क्या बोलते हैं बिल्कुल एक्सटेंट हो गए हैं हमारे अर्थ से। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी। तो ये आपका जो है मेनली है आपका रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट में जो है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब कि ये काफ़ी हद तक जो है इनको मीन्स इस पर हाई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है क्योंकि इसका जो है काफ़ी लॉस हो रहा है, इसका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हो रहा है। अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या कारण है इसके। तो पहले जान लेते हैं क्या क्या कारण हैं इसके। तो पहली बात तो ये जो है इनकी पॉपुलेशन है इनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नहीं रखा है। तो मतलब जैसे कोई भी स्पीसीज़ है जब उसका नंबर डिक्लाइन करता है या फिर वो उसकी पॉपुलेशन कम होती है तो उनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखा था ताकि जो है उसकी हंटिंग उसकी पोचिंग वगैरह ना हो सके और गवर्नमेंट उसमें प्रॉपर मेजर ले सकें। तो इनको जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर जो है काफ़ी इनकी हैबिटाट्स वगैरह हैं। तो एक तो पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ आपका जो नॉर्थ ईस्ट मीन्स आपके स्टेट है वहाँ पे झूम कल्टीवेशन होता है, मतलब स्लैश एंड बर्न होता है। मतलब क्या होता है वहाँ पे ऐसे कोई भी मीन्स फॉरेस्ट है या फिर कोई भी एरिया है उसको जो है जला देते हैं ताकि जो वहाँ की उर्वरकता होती है उस मिट्टी की वो बढ़ जाती है उससे। तो लेकिन उनसे क्या होता है उनसे जो वहाँ पे कछुए रहते हैं उनका काफ़ी मतलब काफ़ी मात्रा में मरते हैं और जो उनका हैबिटाट होता है मेनली तो वो भी ओपन होता है ताकि फिर उनकी हंटिंग और पोचिंग जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्लैश एंड बर्न जो मैंने बात की झूम कल्टीवेशन ये जो है ये भी एक फैक्टर है उनके पॉपुलेशन का डिक्लाइन करने का। तो और ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण तो ये सब कुछ कारण जो है इसके जो है बताए जा रहे हैं। तो मेनली क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो जैसा हम जानते हैं जो टाइगर है टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है काफ़ी, तो उसके लिए सरकार जो है उनको जो है उनकी मीन्स प्रॉपर क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग के लिए एप्लीकेशन एक एम स्ट्रिप्स करके एप्लीकेशन वही बनाए हैं। तो ऐसे करके जो है सरकार ने जब टाइगर के लिए इतना किया है तो जो टॉर्टाइज जैसे इसको आपके IUCN ने आपका जो है रेड लिस्ट मतलब कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल दी हैं। तो ज़रूरत सरकार को ये है कि जैसे और हमने बात किया कि जो इनका हैबिटेट है वो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी है, तो जो ट्रांस बाउंड्री रिसर्च है उन पर वो भी आवश्यक है। तो उसके लिए जैसे हमने टाइगर के लिए जो है कंट्री मीन्स हमारे कंट्री में टाइगर के लिए जो है एक यूनिट बनाई गई, टाइगर कंजर्वेशन यूनिट। तो जैसे आपका जो मानस आपका टाइगर रिजर्व है जो आपका असम में है, तो वो उसमें क्या है तो वो जो आपका इंडो भूटान रीजन है उसमें मीन्स कोलेबोरेशन और पूरा जो है क्या बोलते हैं ताकि जो है प्रॉपर रिसर्च हो सके वहाँ बनाई गई है। और आपका सुंदरबन जो आपके कलकत्ता में है मीन्स सॉरी आपका जो वेस्ट बंगाल एरिया मीन्स है रीजन में है सुंदरबंस, तो वहाँ पे भी जो है आपका जो आपके बोलते हैं मीन्स बांग्लादेश एरिया में टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं वहाँ यूनिट बनाई गई थी ताकि जो है इससे एक जो जहाँ पर इनका पॉपुलेशन है उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में उनको जो मीन्स इलीगल ट्रेडिंग या फिर जो होती है पोचिंग होती है उसको कंट्रोल करने में सहायक हो। तो उसी प्रकार इनकी भी जो रीजन्स हैं वो भी अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। तो ज़रूरत है टाइगर के ही बेसिस पे या फिर उनको अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो है जिस तरह मैमल्स को रखा जाता है उसी प्रकार जो हमारे ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं क्योंकि टॉर्टाइज हमारे क्या बोलते हैं पानी में भी होते हैं और क्या बोलते हैं ज़मीन पे भी होते हैं। तो ज़रूरत हमारी क्या बोलते हैं इस समय यही है। तो इस आर्टिकल में पूरा यही बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, इसमें ये कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और ये इनके उत्तर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या रीज़न है कि इतना स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगने के बाद भी जो है केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये पहला इसका उत्तर ये देते हैं
कि जो भी नंबर बढ़े हैं तो या तो जो इसके मीन्स जो केसेस हैं वो ज़्यादा रिपोर्टिंग उनकी हो रही है, और जो सर्विलांस सिस्टम है वो स्टेट्स में वो धीरे धीरे रोबस्ट होता जा रहा है, तो इससे भी नंबर ऑफ केसेस जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये दो इसके कुछ आंसर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रही हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या जो मीन्स जैसे जो एक हम बात किए थे फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की, मतलब कि जो हमारा नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उनको अगर फ्लैट करना, उनको फिर उनके नंबर्स को कम करना, तो क्या करना चाहिए, क्या मेजर सरकार को लेने चाहिए। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे अगर कर्व को फ्लैट करना है तो जो आर ओ नंबर है, रिप्रोडक्टिव नंबर होता है, उसको जो है लेस देन 1 होता है करना ज़रूरी है। तो लेस देन 1 मतलब क्या है, मतलब या अब तो हमने पहले ही बात किया था रिप्रोडक्टिव नंबर क्या होता है, मतलब कोई पर्सन जो है जब इन्फेक्ट होता है कोरोना वायरस से, तो वो अपने इन्फेक्टेड पीरियड में कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो जैसे अगर इसमें लेस देन 1 कह रहे हैं, मतलब एक पर्सन कम से कम मतलब एक पर्सन को ही इन्फेक्ट करेगा। पहले जो है क्या बोलते हैं, अभी इसका कोविड-19 का 2.1 टू 3 पॉइंट के अराउंड जो है इनका जो है नंबर है, आपका आर नंबर है। तो अगर ये लेस देन 1 होगा तभी जो है ये मतलब जो फ्लैटनिंग कर्व की बात कर रहे हैं वो होगा। तो ये पहला इसका उत्तर देते हैं। दूसरा उत्तर क्या देते हैं कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको जो है रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है। और क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि जैसे एक मतलब कि जो भी आपका ये जो केसेस हैं, जैसे कोई भी मतलब आपका मीन्स सर्विलांस हो गया, और जैसे कोई प्रॉपरली जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक मतलब कि एक पूरी यूनिट बनाई जाए, ताकि जो है जो मीन्स एक सर्विलांस करने के जो है और उनको ट्रैक करने का, क्वारंटाइन करने का, आइडेंटिफाई करने का, तो ये सब चीज़ें जो है करना आवश्यक है। और क्या कह रहे हैं आगे, आगे कह रहे हैं कि जो भी जैसे अगर इंडिया को क्या इंडिया सिर्फ जो है जैसे सारी और आई मतलब सारी क्या है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, या फिर आई क्या है आपका इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो क्या यही इन दोनों सिम्टम्स के ही बेसिस पे जो है जो मीन्स सरकार है वो टेस्ट कर रही है। तो सरकार तो ये उसका उत्तर देते हैं कि देखिए जो भी सिम्टम्स हैं, जैसे हमने बात की पहले फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, तो इनमें कम से कम अगर 2 सिम्टम्स हैं, 2 सिम्टम्स को अगर कोई किसी को भी हो रहे हैं तो उनको जो है तुरंत क्या बोलते हैं आइसोलेट या फिर क्वारंटाइन करने के जो है सरकार निर्देश जारी कर दे। और एक हमने पहले बात किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बोलते हैं एक प्रॉपरली सर्विलांस सिस्टम को जो है रोबस्ट बनाया जाए, ताकि जो है इसको कंटेन किया जाए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सरकार को कैसी कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है अपनानी चाहिए इसको कंटेन करने के लिए। तो ये उसका उत्तर देते हैं, जिस तरह पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था, डोर टू डोर सर्विलांस करके लोगों को बुलाया जाता था, उसी प्रकार इसको भी कोविड-19 जो भी टेस्टिंग हो रही है, जैसे अभी हमने देखा बहुत सारे स्टेट में ये किया भी जा रहा है, तो ये उसके लिए क्या बोलते हैं एक जो हमारे वर्क मीन्स पब्लिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या फिर वर्कर्स हैं उनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है, तभी इसको फ्लैट क्या बोलते हैं कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटका में बहुत सारे केसेस कम आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, तो उसमें ये बता रहे हैं पहला तो कि या तो वहाँ पे स्प्रेड जो है कम हुआ है, या तो जो टेस्टिंग है मतलब राइट का मतलब कि सही लोगों को जो है टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, और जो रैंडम टेस्टिंग की बात एक होती है वो भी जो है सरकार नहीं की। 2 कारण होता है, पहला तो या तो नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, या तो जो टेस्टिंग है वो सही नहीं हो पा रही है। तो ये 2 केसेस बता रहे हैं। और क्या है, और बता रहे हैं जैसे कि महाराष्ट्र में जो है और गुजरात में नंबर ऑफ केसेस जो है मीन्स जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो वो क्यों हुआ है उसका उत्तर देते हुए कहते हैं जैसा कि वहाँ पे जैसे लोग जो है जैसे मे भी पहला रीज़न जो है बता रहे हैं कि जैसे उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी जैसे मीन ज़्यादा होगी, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ज़्यादा होगा, तो इसलिए कहाँ पे क्या बोलते हैं मॉर्बिडिटीज़ मतलब कि डेथ रेट ज़्यादा है इन 2 स्टेट में, महाराष्ट्र और गुजरात में। या तो फिर क्या बोलते हैं जो रिपोर्टिंग जो है लोग लेट कर रहे हैं क्योंकि स्टिग्मा भी उनके अंदर अटैच है। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या फिर एक इंफॉर्मेशन बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोग रिपोर्टिंग ज़्यादा करें और जल्दी, क्योंकि लेट करेंगे तो मॉर्बिडिटी जो है डेथ रेट ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये इसके कुछ आपके ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या है, फंड्स एंड द पीएम। तो पीएम केयर फंड के बारे में बात कर रहे हैं। 28 मार्च को सरकार ने जो है एक पीएम केयर फंड क्या होता है आपका, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसको क्रिएट किया था कोविड-19 से सिचुएशन को जो है टैकल करने के लिए। तो हम जानते हैं कि जान लेते हैं क्वेश्चन आंसर टाइप का आपका पूरा आर्टिकल है। तो कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें, तो मेनली आपके मीन्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, कोई भी कर सकता है, हम आप कोई भी कर सकते हैं इसमें। तो ये मेनली जो है आपका, और ये जो डोनेशंस इसमें होते हैं जो भी इसमें होते हैं, ये आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑब्लिगेशन को
इसको फुलफिल करता है। इसको हमने पहले भी आर्टिकल में वीडियोज़ में हम पढ़े हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ये है। और क्या है, और इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी कोई भी मतलब फॉरेन के कोई भी एंटिटी वो है तो वो भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो कि हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंतर्गत जो है उसमें एग्जम्पशन दी गई है, जो हमारा 2010 का एक्ट है। तो ये दो हम जानते हैं 2010 का जो एक्ट है, ये FCRA का एक्ट क्या कहता है, ये हमारा होम मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है और ये इंश्योर करता है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो उसका पर्पस क्या है वो पूरा मेंशन करना आवश्यक है। किसी कोई भी NGO कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ले रहा है तो वो बताना आवश्यक है। और इसको हर 5 साल में क्या बोलते हैं, कोई भी NGO है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो भी मान लीजिए फॉरेन कंट्री से डोनेशंस ले रहा है तो उनको हर 5 साल में रिव्यू करना आवश्यक होता है। FCRA एक्ट के अंतर्गत ये है। तो अभी क्या है, हाँ, तो ये इतना बात की है। तो अभी इसमें एक और बात करते हैं। जब हमारा केरला फ्लड आया था तो आपको याद होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है लेने से मना कर दिया था। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है इसमें। और इस PM केयर फंड में क्या है, PM केयर फंड में 2 आपके जो है बोर्ड आपके जो है एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ भी हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपके, जो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं और जो आपके होम अफेयर्स हैं, होम अफेयर्स और फाइनेंस। तो ये 3 मतलब 3 आपके जो डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस, तीनों मिनिस्ट्री के जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होते हैं इस फंड के। तो ये बताया जा रहा है। और फिर क्या होता है, क्या इंडिया के पास मीन्स इसी प्रकार कोई पहले भी फंड था? तो जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आपका 1948 जनवरी में लाया गया था। और वो किस लिए लाया गया था, जो आपके पार्टीशन रिफ्यूजीज़ थे जो भी पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए थे और फिर कहीं से मान लीजिए आए हों आपके उस ईस्ट पाकिस्तान से, उनके लिए जो है क्या बोलते हैं ये फ़ंड क्रिएट किया गया था। और इसमें और क्या किया गया था, फिर उसके बाद जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, फिर कोई भी ऐसे इंसिडेंट आते हैं तो उसमें उनको प्रॉपरली और क्या बोलते हैं मेडिकल एक्सपेंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना। और फिर एंड में बाद में फिर इसको मान लीजिए कोई भी क्या बोलते हैं एसिड अटैक किसी के ऊपर होता है तो वहाँ भी इसको जो है उनको प्रॉपरली कंपेंसेशन प्रोवाइड करना। उसमें से वहाँ ये जो PMNRF फंड है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको मैनेज कैसे किया जाता था, पहले कैसे मैनेज किया जाता? तो इसमें जो है आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो उनके डिप्यूटी होते थे वो इसमें होते थे, और फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था, और टाटा ट्रस्टीज़ के जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे, और जो इंडस्ट्रीज़ रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई भी इंडस्ट्री है उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे आपके PMNRF फंड में। और क्या था 1985 में फिर इसको जो है जो भी इसमें थे उन सबको ख़त्म करके इन पूरे का पूरा मैनेजमेंट आपका PMNRF का जो है मैनेजमेंट वो आपका प्राइम मिनिस्टर के अंडर कर दिया गया था। और फिर क्या मतलब, और फिर जो भी डिसबर्सल होगा उसके बाद वो सिर्फ PM के डिस्क्रिप्शन पे ही होगा, ये इसमें बताया गया था। और फिर क्या आपके बात करते हैं फिर दिसंबर 2019 में क्या हुआ था, बता रहे हैं कि PMNRF फंड में 3,800 करोड़ रुपए अनस्पेंड पड़े हुए थे हैं जो है उसमें ये बात कर रहे हैं। और फिर लोग अपोजिशन क्वेश्चन की, जब हमारा PMNRF फंड है ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए तो PM केयर्स फंड लाने की आवश्यकता थी। और इसी प्रकार स्टेट्स गवर्नमेंट के पास भी जो है जो आप जैसे PMNRF बात की उसके पास चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी जो है होते हैं। और आगे क्या बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डोनेशंस, कितने डोनेशंस आए हैं, ये हमारी आवश्यक नहीं जानना है, फिर भी जान ले थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि कौन कौन से, जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे तो रेलवेज ने जो है काफ़ी इसमें 151 करोड़ रुपए डाला है, लेकिन बाद में जब माइग्रेंट वर्कर्स ट्रेन से आ रहे थे तो उनसे भी पैसे वसूले गए। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आगे क्या बात करते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इसमें ये अभी कोई ऐसा प्रॉपर मेंशन नहीं किया, गाइडलाइन जारी नहीं किया कि इसको कब किस तरह और कैसे जो है यूज़ किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पार्शलिटी जो है ओपेक तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें क्या कंसर्न जुड़े हुए हैं PM केयर फंड से। तो इसमें RTI एक्ट के अंतर्गत जो है नहीं आता है, और जो आपके कैग हैं वो भी उसके अंतर्गत नहीं आता है। जो भी आपके इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं जो है वो उसके अंतर्गत PM के अंतर्गत जो है नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ RTI एक्टिविस्ट्स ने जो है पिटीशन डाली थी लेकिन उसमें उनको कोई भी ज़रूरत इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुई है। और मतलब काफ़ी ओपेक है इसमें कि कौन कौन में से डोनर्स इसमें डाल रहे हैं पैसे, या फिर कोई भी जो भी इसके मीन्स बेनिफिशरीज उनको कितना मिला है। तो ये सब चीज़ें इसमें सरकार नहीं जारी की है। और हमने देखा कि CSR एक्सपेंडिचर को जो है इसमें सरकार जो है अलाउ कर दी है। तो जो हमारे क्या बोलते हैं जो CSR की एक गाइडलाइंस थी कि उसको गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, तो वो उसके अगेंस्ट है। तो इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका मार्केट एंड तमिलनाडु बिगेस्ट क्लस्टर। तो तमिलनाडु में एक आपका मार्केट है उसका नाम है
कोयम्बेडू, तो उसमें जो है काफ़ी नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं, मतलब जिससे, और एक ये आपका होलसेल मार्केट है, और ये पूरे एशिया में क्या बोलते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है पेरिशेबल आइटम्स का, गुड्स का मेनली। आपका 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसमें नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं। और क्यों हुए हैं, क्योंकि जो है जब जब सरकार वहाँ पे लॉकडाउन लगा रही थी, तो लोग पैनिक बाइंग करने के लिए काफ़ी मात्रा में लोग खड़े में वहाँ पे आ गए थे, तो ओवर क्राउडिंग भी हो गया था, कंजेशन भी हो गया था, जिससे नंबर ऑफ केसेस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो डेटा उसमें दिए हैं जो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और एंड में बात करते हैं कि जैसे कोई भी अर्बन हमारी मार्केट है उनको कैसे मैनेज किया जाए भविष्य में, क्योंकि ताकि जो है जैसे हमने देखा कंजेशन है और क्या बोलते हैं काफ़ी अनहाइजीनिक तरीके से वहाँ पे मीन्स ओवर क्राउडिंग हुई है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सरकार को भविष्य में ऐसा प्लानिंग की आवश्यकता है जिससे इन मार्केट्स को पर्पसफुली जो है ऐसे एरियाज में इंस्टॉल किया जाए, ताकि जो एक हमने बात की सैनिटेशन वगैरह और भी जो भी चीज़ें हैं, क्राउडिंग को अवॉइड किया जा सके एक प्लेस पे। और निसाटी का लाभ क्या है, निसाटी का लाभ का जो इंटर स्टेट वर्कर्स हैं उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसकी बात करते हैं। तो हमने देखा 8 मई को अभी हाल ही में जो है 16 माइग्रेंट वर्कर्स थे हमारे एमपी में, जो जिनको ट्रेन से कट के मौत हो गई थी आपके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जो है महाराष्ट्र में। तो इससे हमने और भी हमने देखा कि बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो वहाँ के आपके मुंबई से, वेस्ट बंगाल से, बिहार तो के लिए जो है चले हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं हमारे राजस्थान, दिल्ली से। हाँ, तो ये सब हमने देखा अभी इसमें। तो इनको क्या क्या इसके लिए कोई हमारे पास एक्ट है, कोई लॉ है जो हमारे इंटर स्टेट माइग्रेंट होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए? तो जी हाँ, एक हमारे यहाँ एक्ट है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क में रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979। तो ये एक्ट है इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर अभी सरकार इसी के चलते एक बिल भी लाई है, आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें 44 जो आपके लेबर लॉज हैं उनको आपको मर्ज करके 4 कोड्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक ये कोड की बात कर रहे हैं आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड कंडीशन कोड, वर्किंग कंडीशन कोड 2019। ऐसे 3 कोड और बनाए सरकार ने। तो ये पार्टिकुलर बात करते हैं जो 1979 जिसकी एक्ट में बात की, तो इसमें क्या क्या है ये हम जान लेते हैं। तो ये मेनली जो आपके एम्प्लॉयमेंट होते हैं मीन्स दी जाती है आपको इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को, तो उनको रेगुलेट करता है। और इसमें क्या करता है कि मान लीजिए कोई भी आपका इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कंपनी है, वो 5 से ज़्यादा माइग्रेंट्स को अगर एम्प्लॉय कर रही है, तो आपको उसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ेगा, और मीन्स प्रॉपर लाइसेंसिंग का जो भी व्यवस्था जो है इसमें की गई है। और मतलब ये प्रोहिबिट करता है किसी भी कंपनी या किसी भी अरेंजमेंट को, जो है किसी भी एम्प्लॉयर को, कि अगर जो है 5 से ज़्यादा आपके माइग्रेंट्स हैं, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, तभी उनको लाइसेंसिंग दी जाएगी। तो ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका लॉ कहता है। तो इसमें जो आपके इंटरस्टेट आपके माइग्रेंट्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसमें बेनिफिट मिलता है कि जब उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो एक फॉर्मलाइज तरीके से हो जाता है उनका पूरा डेटा, ताकि जो है जो सरकार है उनके मीन्स नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं उनको ट्रैक कर सके, और जो एम्प्लॉयर हैं उनको अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि जो मीन्स जो हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, जो मीन्स जो भी एम्प्लॉयर वहाँ पे उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं माइग्रेंट्स को, हमारे मेनली इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को, उनको प्रॉपर एक जो वर्किंग कंडीशन है, जो एक नंबर ऑफ मीन्स कितने नंबर ऑफ आपका आर है काम करने का, ऐसे 7 घंटे 8 घंटे, तो वो प्रोवाइड करना, एक मिनिमम जो आपका वेज रेट है वो फिक्स करना, हॉलीडेज़ कितना हो चाहिए, वो कंडीशन ऑफ वर्किंग कैसी है, तो ये सब चीज़ें जो है इंश्योर करना आपके इससे, आपके जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स है उससे इससे बेनिफिट उनको मिलता है। तो अभी जो प्रपोज कोड जो हमने बात किया अभी इसमें अभी थोड़ी देर पहले जो सरकार ने जो है 2019 में कोड लाया है, तो उसमें क्या क्या माइग्रेंट वर्कर के लिए जो है चीज़ें बताई गई हैं। तो उसमें मेनली आपके 13 एक्ट्स हैं जिनको जो है सरकार ने रिपील कर दिया। तो हम जान लेते हैं कौन कौन से 13 एक्ट्स हैं। तो मेनली आपका फैक्ट्री एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया, डॉक वर्कर एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें जैसे आपका प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, सिनेमा, बीडी, सिगरेट मैन्युफैक्चर, मोटर स्पोर्ट और बहुत सारे ऐसे मीडिया वगैरह, इन सब प्लेसेस पे जो भी आपके वर्कर्स, आपके माइग्रेंट मीन्स वर्कर्स हैं, उन सब के लॉज को जो है कल्मिनेट कर दिया गया है इस कोड में। तो ये इसमें जो है बात करते हैं। और आगे क्या इसमें बताया गया है, इसमें माइग्रेंट वर्कर को एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क लेबर जो है इसमें जो है मैं इसको बताया गया है। और एक सेपरेट
चैप्टर जो है इस आपके कोड में जो है मेंशन किया गया, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का जो है एक प्रॉपर चैप्टर जो है बताया गया, जिसमें जो भी आपका जो भी चीज़ें हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह उनको जो है आप मीन्स सहायता या फिर जो भी सर्विस कंडीशन है प्रोवाइड करेगी। तो ये सब बातें इसमें बताते हैं। तो इसी चलते पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इनके लिए जो आपका मीन्स प्रॉपर एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का ही पूरा चैप्टर हो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आपके लेबर्स को जो है उसमें मेंशन ना करें, क्योंकि ऐसा केरला गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है। तो इससे इससे प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा, एक मीन्स जो भी चीज़ें हैं गाइडलाइंस से प्रॉपरली जो है, क्योंकि ये हमने देखा जैसे कि जो है क्या बोलते हैं इतने नंबर ऑफ केसेस आपके जो भी मीन्स हमने देखा माइग्रेंट्स वहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना प्रिकारियस सिचुएशन में हैं वो लोग। तो ज़रूरत यही है कि उनके लिए प्रॉपर एक सेपरेट चैप्टर हो वहाँ उनके लिए, ताकि जो है एक गाइडलाइन सरकार जारी कर सके। और दोनों मतलब कि जो हमने पहले 1979 का जो एक्ट है वो और जो ये कोड सरकार बनाने की बात कर रही है, इन दोनों में जो है जो आपका डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है, मतलब जो वहाँ से वर्कर्स यहाँ पे आए हैं तो प्रॉपर उनको अलाउंस देना, और उनका जो जर्नी अलाउंस है वहाँ से यहाँ आने का ट्रेन का किसी बार, तो वो भी अलाउंस देना भी जो है उन पहले वाले एक्ट में और इस वाले कोड में भी जो है मेंशन है। तो अभी एंड में क्या बता रहे हैं, एंड में ये बता रहे हैं कि जो सरकार में जो आपके ट्रेड यूनियन एक्ट मीन्स हैं वो ये फील करते हैं कि एक सेपरेट इनेक्टमेंट इसका ज़रूरी है ताकि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और इसकी बात करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको ही इन्फोर्स करें, उसमें कोई नया कोड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है इसके पूरे आर्टिकल में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, थैंक यू।